हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। और आज का जो सेशन है वो है आपका लिनन फाइबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि अभी पिछले 2 वीडियो में आप लोग देखते आ रहे होंगे कि महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थीं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोज़ को आप देख लीजिए। आप नोट्स बिल्कुल मत बनाइए क्योंकि वो ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। और एक जो टेलीग्राम चैनल है उसको तो मैं बहुत ज़्यादा इस समय नहीं चला रही हूँ, होम साइंस विद चार्ली के नाम से है। वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा थोड़ा-सा, क्योंकि उसको चैनल को मैं भाई इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, जो देखिए सही बात है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि 2-2 मतलब मैं बिल्कुल वही चीज़ें लिख रही हूँ इस वीडियो में कि जिसमें कोई भी एक भी शब्द मैं एक्स्ट्रा लिख ही नहीं रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। अगर आप लोग सो रहे हैं, जग जाइए फटाफट नहा धो के, जिनका व्रत है पूजा-वूजा कर लीजिए और आइए फटाफट पढ़ते हैं। तो चलिए, अच्छा, आज का हमारा एक विचार है। विचार देखिए बहुत आपके काम का है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा खुद का भी अनुभव है कि जब कोई भी आपको थोड़ा-सा डराए या फिर आपको कहे कि अरे बहुत कॉम्पिटिशन है या बहुत ज़्यादा वैकेंसी बहुत कम है, ये है, वो है। तमाम तरह की चीज़ें अगर कोई भी आपसे कहता है तो आप थोड़ा-सा उन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप फ़ोकस्ड रहिए। जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप फ़ोकस्ड रहिए, ठीक है? क्योंकि बात सही है, जब आपका आपका टाइम अच्छा आ जाता है ना या आप जो करना चाह रहे होते हैं वो कर लेते हैं, तो सबकी सबकी जो है राय बदल जाती है। ये बात बिल्कुल सच है। आपको घबराना नहीं है, आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना है और धैर्य के साथ अपना तैयारी करनी है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगी, आप लोग ऑलरेडी समझदार हैं, तो हम बढ़ते हैं फटाफट अपने वीडियो की तरफ, आई मीन अपनी पढ़ाई की तरफ। तो पढ़ाई कुछ इस तरीके से होने वाली है हमारी कि देखिए, लिनन क्या है? लिनन तने से प्राप्त होने वाला एक रेशा है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे। और इस लिनन के पौधे का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? लिन सॉरी लिनम यूसिटेडिसियम। क्या नाम है? लिनम यूसिटेडिसियम। इसके बाद है जो लिनन होता है वो फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा है, ठीक है? कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लैक्स के पौधे के तने से। अभी इसका पौधा कैसा होता है मैं आपको दिखा दूंगी। इसके बाद जो मिस्र है आपका, उसको लैंड ऑफ लिनन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लिनन। इसके बाद है कि जो होता क्या था पुराने टाइम में, जो वहाँ मतलब मिस्र में, वहाँ के जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको लिनन के वस्त्र में लपेटा जाता था। क्यों लपेटा जाता था? क्योंकि जो लिनन का वस्त्र था उन लोगों के लिए बहुत शांति और पवित्रता का सूचक माना जाता था, ठीक है? एक सेकंड। हाँ, और इसके बाद आपका ये देखिए शांति और सूचक मतलब सॉरी शांति और पवित्रता का सूचक माना जाता था। और एक चीज़ बता दूँ कि प्रेज़ेंट टाइम में जो आपका लिनन उत्पादन करने में सबसे फर्स्ट जो स्थान है वो किसका है? वो है आपके चाइना का। किसका? चाइना का। तो आप इस तरीके से याद रखना कि कपास भी इस समय चाइना है। आई मीन कपास और लिनन दोनों को उत्पादित करने वाला प्रथम देश कौन है? चाइना, सीधी-सी बात। तो अगर आप ऐसे भी मैं कर दे रही हूँ, अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं हटा दे रही हूँ जो भी मैंने किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो आपका लिनन का बीज होता है, इसको कब बोया जाता है? अप्रैल से मई के माह में इसको बो दिया जाता है और हाथ से बोया जाता है इसको। फिर लिनन की खेती 1 साल तक, मतलब एक आप कह सकते हो कि ये 1 साल में मतलब बन करके पूरा 1 साल लग जाता है इसकी पूरी कल्टीवेशन में, ठीक है? फिर है इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए और भुरभुरी होनी चाहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण होनी चाहिए। और लिनन का जो गोंद होता है उसको बोलते हैं पेक्टिन। जैसे रेशम का गोंद क्या था? सेरिसिन था। उसी तरीके से लिनन का गोंद है आपका पेक्टिन। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो लिनन उगाया जाता है या प्राप्त होता है वो कहाँ का होता है? आयरलैंड, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा ये देखिए, ये लिनन का आपने देखा होगा, इसी को ये तो सब लोग जानते होंगे। गाँव में इसको तीसी बोलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसी को बोलते हैं फ्लैक्स सीड, जिसमें बहुत ही ओमेगा 3 और फैटी एसिड और आपका मैग्नीशियम, फाइबर, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। तो ये इसका पेड़ है। ये जो इसके छोटे-छोटे पॉट्स मतलब पॉट्स ही कह सकते हो आप इसको। ये छोटे-छोटे जो इसको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको पीट दिया जाता है। जब आप इसको कूच मतलब पीट देंगे तो इनके अंदर से यही छोटे-छोटे जो इनके बीज हैं फ्लैक्स सीड वाले, यही निकलते हैं। मैंने तो अपने गाँव में देखा है। अभी जब गेहूँ की बुआई होगी और जब गेहूँ के साथ ही इसको भी बोया जाता है, ठीक है? चलिए फिलहाल इसके बाद अब लिनन फ्लैक्स की बात कर लेते हैं। लिनन जो है फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जो इसका फाइबर होता है, इसमें 2 तरह के फूल निकलते हैं। एक निकलता है सफ़ेद फूल और एक निकलता है नीला फूल। तो जो सफ़ेद फूल होता है वो निम्न क्वालिटी का होता है। इसका रेशा निम्न क्वालिटी का होता है।
लेकिन जो नीले फूल वाला होता है उसका रेशा काफ़ी अच्छा उत्तम क्वालिटी का होता है और इसको थोड़ा सा नमी वाले स्थान पर उगाया जाता है और इसके जलवायु में शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। और लिनन को दो उद्देश्य से बोया जाता है, एक तो बोया जाता है उनके बीजों के लिए, एक बोया जाता है रेशों के लिए। मैंने अभी आपको ये दिखाया कि ये जो है ये तो यहाँ पर जब इनको कूट करके निकाल लिया जाता है तो यहाँ पर बीज के उपयोग के लिए बुआई की जाती है, ठीक है। लेकिन जब इनसे रेशा बनाना होता है, फाइबर बनाना होता है, तो इसके जो तने होते हैं ना, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इसके जो तने होते हैं इनको गला करके फाइबर मतलब रेशा निकाला जाता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो दो उपयोग होता है और इसकी जो सीड्स होती हैं उनसे ये क्या कहते हैं तेल बनाया जाता है और भी कई तरीके के तेल के साथ साथ कैप्सूल वगैरह जो होते हैं ओमेगा 3 के, वो सब चीज़ें भी इसके साथ बनाई जाती हैं। और जो इनका रेशा होता है मतलब तना होता है उसको बढ़िया से क्या बोलते हैं सुखा करके गला करके फाइबर बना लिया जाता है, रेशा बना लिया जाता है। अब ये देखिए ये जो नीले फूल वाले सॉरी कहाँ गया, ये जो नीले फूल वाला है रेशम अरे सॉरी लिनन, वो आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। चलिए अब है जो लिनन के लंबे रेशे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टो, क्या बोलते हैं टो बोलते हैं। और छोटे रेशों को हम लोग बोलते हैं लाइन। ऐसे तो हम छोटे रेशे को स्टेपल फाइबर बोलते हैं और लंबे रेशे को फिलामेंट फाइबर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पेसिफिक टर्म है कि जो लिनन का लंबा रेशा होगा उसको टो बोलेंगे और जो छोटा होगा उसको लाइन बोलेंगे। अब दूसरी चीज़ है बीटलिंग परिसज्जा, ठीक है। बीटलिंग परिसज्जा जो होती है वो केवल लिनन के वस्त्रों पर की जाती है या फिर उन वस्त्रों पर की जाती है जो लिनन के समान उनमें भी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और बीटलिंग परिसज्जा हमेशा याद रखना कि लिनन पे ही की जाती है। अब बीटलिंग परिसज्जा में होता क्या है, लकड़ी के ड्रम होते हैं, उनके बीच से कपड़ों को गुजारा जा मतलब सॉरी उनके हथौड़े टाइप लगे होते हैं, लकड़ी के हथौड़े होते हैं और लकड़ी के ड्रम से उनको गुजारा जाता है। ये हथौड़े कम से कम उसके ऊपर 30 से 60 घंटे तक तड़ातड़ मारते रहते हैं, जिससे कपड़े में जो भी उभड़ खाबड़ या जो भी उनमें मतलब कपड़ों में बुनावट में समानता नहीं रहती है, इसको पीट पाट के बढ़िया से एकदम एक समान बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप बीटलिंग परिसज्जा आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं दूसरे पेज पर। अब है लिनन की कुछ विशेषताएं। विशेषताएं इसकी क्या है, भौतिक विशेषता ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है संगठन, इसमें भी आपका कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें जो पेक्टिन की मात्रा होती है कितनी होती है 9.5% और सेल्यूलोज की मात्रा कितनी होती है 66 से लेकर 70% तक, ठीक। अब इसमें चमक कैसी होती है, रेशम के समान चमक होती है, बहुत अच्छा रेशा होता है ये भी, ठीक है। इसका डायमीटर होता है 15 से 18 माइक्रोन। लंबाई कितनी होती है 10 से 20 इंच। आप देख सकते हैं कि एक भी शब्द मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है इसकी जो तन्यता होती है, टेनिसिटी होती है, वो कैसी होती है, कम होती है थोड़ा सा इसकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लचीलापन नहीं होता इसमें। इसके बाद है क्या बोलते हैं अवशोषकता कैसी होती है, उत्तम अवशोषकता होती है। पानी को ये शीघ्रता के साथ आत्मसात कर लेता है, मतलब जैसे आप पानी गिराएंगे तुरंत पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। रंग कैसा है इसका, हल्का व गहरा पीला, या तो हल्का पीला होगा या फिर डार्क पीला होगा। फिर मजबूती में क्या है, गीली अवस्था में जब गीला हो जाता है तो 20% इसमें वृद्धि इसकी बढ़ मतलब मजबूती इसकी बढ़ जाती है 20%। ताप का सुचालक है, ठीक है, भाई सेल्यूलोजिक फाइबर है तो ताप का सुचालक ही रहेगा। 450 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप इसको इस्त्री कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं कपड़े पहनने के लिए। फिर नेक्स्ट है रगड़, जो फ्रिक्शन यानी कि रगड़ का जो प्रभाव है, तो रगड़ का इस पर कोई खास प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जलने पर कैसी गंध आती है, कागज़ के जलने जैसी गंध आती है और लौ कैसी होती है, पीली पीली लौ होती है इसकी, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणु में क्या होता है, फफूंद से प्रभावित होते हैं, मतलब इनके कपड़ों पर फफूंद लग सकता है। धूप से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। अच्छा नोट में क्या है कि रुमाल, तौलिया व किचन का कपड़ा बनाने हेतु लिनन का प्रयोग उत्तम माना जाता है, ठीक, ये आपका रखना है। इसके बाद है अच्छा वहाँ पीछे तो देखिए लिखा ही था कि फफूंद से प्रभावित होते हैं, क्या होते हैं, फफूंद से प्रभावित होते हैं। और क्या होता है, लिनन विद्युत का उत्तम संवाहक है, अतः स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज निर्मित नहीं होता है। कभी कभी आपने कोई कपड़ा जब पहना होगा या यूज़ किया होगा तो आप देखते होंगे उस पर अजीब सा कुछ चट चट की आवाज़ आती है, तो उससे बड़ा मतलब इरिटेशन होती है कपड़े पहनने में और वो सूटेबल भी नहीं रहता। गर्मी में तो आप बिल्कुल ही नहीं पहन सकते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि लिनन ऐसा होता है कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज निर्मित नहीं होते। वो जो चट चट की आवाज़ आती है ना, इसका मतलब है कि कपड़े में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है निर्मित हो रहे हैं और कपड़े में, लेकिन लिनन के कपड़े में स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज निर्मित नहीं होते हैं, इसलिए पहनने में बहुत ज़्यादा आरामदायक माना जाता है। इसके बाद है प्रत्यास्थता कम होने के कारण सलवटें पड़ जाती हैं। मैंने अभी क्या बताया, इलास्टिसिटी कम होती है, लचीलापन इसमें थोड़ा कम होता है, इस वजह से इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं, मतलब थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। फिर है फ्लेमेबल, ज्वलनशील। ये क्या है, ज्वलनशील होता है, लौ से हटाने के बाद भी ये जलता रहता है, ठीक है। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट है हमारा रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
तो देखिए ये भाई आपका कैसा सेलुलोजिक फाइबर है। देखिए जो प्रोटीन रेसे होते हैं वो अम्ल के प्रति जो है अनुकूल होते हैं, आप उनमें अम्ल का यूज़ आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो सेलुलोजिक फाइबर है आपका, मतलब कि आपका कपास है, लिनन है, कापोक है ना, रेमी है, हेम्प है, ये सभी जो होंगे ये सब आपके क्षार के प्रति जो है प्रतिकूल होंगे, अल्कलाइन के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अम्ल के प्रति इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्षार के प्रति ये क्या होंगे, अनुकूल रहेंगे। घरेलू ब्लीच सबसे सर्वोत्तम माना जाता है इसके लिए। घरेलू ब्लीच आपका क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अम्लीय पसीने से खराब हो जाएंगे। इसके बाद इनमें क्या होता है, रंग को पक्का करने के लिए नमक, फिटकरी व सिरका, ये सब चीज़ें इनमें डाली जा सकती है। फिटकरी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इनके रंगों के प्रति अच्छी सादृश्यता नहीं पाई जाती। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रंग इस पर कठिनाई से चढ़ते हैं क्योंकि रंगों के प्रति सादृश्यता नहीं होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसे सूत बनाने से पहले ही इसको रंग लिया जाता है। ठीक, अच्छा अब है मैन्युफैक्चर ऑफ लिनन, मतलब कि जब वही जैसे हमने को निकल पढ़ा था मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क, कैसे कैसे इसको उगाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। देखिए कल्टीवेशन मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग खेती करते हैं। खेती करने के बाद क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, यानी कि पौधों को उखाड़ करके घर लाते हैं, जड़ सहित पूरा उसको उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के बाद क्या करते हैं, ड्राइंग एवं रिपलिंग। तो रिपलिंग में क्या किया जाता है, उखाड़ने के बाद एक बंडल के रूप में कुछ दिन सूखने को रख दिया जाता है। जब कोई भी फसल काट के आती है तो क्या किया जाता है, बंडल बना करके आता है, उसको कुछ दिन सूखने के लिए रख ही देते हैं। तो सेम वही चीज़ है ये। गाँव में जैसे आपने देखा होगा, सरसों का आपने देखा होगा, सरसों उखाड़ के आती है, काट के आती है, तो उसको कुछ दिन बंडल बना करके रख दिया जाता है धूप में कि थोड़ा सूख जाए। सेम उसी तरीके से अब देखिए क्या करना है, उसके बाद क्या होता है, जब ये सूख जाती है तो फिर इसको गलाया जाता है। गलाने को हम लोग बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग प्रक्रिया जो होती है वो पूरे 4 तरीके से की जाती है। एक आपकी वाटर से करी जाती है, एक आपकी ड्यू यानी कि ओस के द्वारा करी जाती है, एक आपकी वुडन वेट रेटिंग करी जाती है, मतलब लकड़ी के बर्तन के माध्यम से, और एक आपकी रासायनिक विधियों के माध्यम से, मतलब कि कुछ रसायनों का यूज़ किया जाता है उनको गलाने के लिए। अब हम लोग एक एक करके इसमें से देखेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। देखिए वाटर रेटिंग जो आपकी होती है उसमें क्या किया जाता है, बहते या रुके हुए पानी में उसको क्या किया, डुबो कर पूरे बंडल को डुबो दिया जाता है। जैसे आपने बहता हुआ पानी इन द सेंस कि जैसे ट्यूबवेल वगैरह होता है, उस ट्यूबवेल के टब में आपने भिगो के रख दिया, या ट्यूबवेल से निकली हुई नालियाँ होती उनमें आपने पानी भर करके उसको गलाने के लिए रख दिया। इस तरीके से पानी में गलाया जाता है, फिर उसके तने गल जाते हैं। गलने के बाद ऊपर का जो कह सकते हो आप, ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको हटा दिया जाता है, और अंदर का जो उसका तना होता है जिससे हमें रेशा बनाना है उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरा क्या होता है, ओस की बूंदों या वर्षा का पानी पड़ता रहे। दूसरा मतलब गलाने का प्रोसेस क्या है, ऐसी जगह पर इसको रख दिया जाता है पूरे बंडल को जहाँ पर ओस पड़ रही हो, या वर्षा का मतलब बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पे पड़ता रहे। तो आप खुद सोचो, ओस कैसी होती है, गीली होती है, तो उस पर जब गीला गीला रहेगा, गीलापन रहेगा, बारिश का पानी पड़ता रहेगा, तो भी धीरे धीरे वो गलेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए वाटर रेटिंग इस तरीके से की जाती है। देखिए बंडल बना दिए गए हैं, एक सेकेंड, ये देखिए बंडल इसमें बना दिए गए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ है। अब इसी को इस तरह से रखा जाएगा तो ये कैसे नहीं गलेगा, आराम से गल जाएगा ये। इसके बाद आपकी ये देखिए जो ड्यू रेटिंग यानी कि ओस के द्वारा जो गलाया जाता है, तो ओस में देखिए क्या है, लाइन से बस खुला खुला ऐसे रख दिया गया है, और ये काफ़ी दिन तक पड़ा रहेगा, आराम से ये धीरे धीरे गल जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है वुडन वेट रेटिंग। लकड़ी के बर्तन के माध्यम से किया जाता है। लकड़ी के बर्तन में क्या होता है कि 75 से 90 डिग्री तापमान की पानी में डुबो कर रखते हैं, पानी को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं आप कह सकते हो। फिर जब तक इसके तने मुलायम नहीं हो जाते हैं, और जब मतलब तने इसके जब तक मुलायम नहीं हो जाएंगे तब तक इसको पानी में डुबो कर रखेंगे। डुबोने के बाद क्या करते हैं, फिर रोलर्स के माध्यम से इसको निकालते हैं, इनको मतलब रोलर्स के माध्यम से निकालते हैं उसको, जो उनके ऊपर का मतलब अनवांटेड मटेरियल या फिर जो रेशे के ऊपर जो लकड़ी वाला पदार्थ है इसका। ठीक है, सॉरी लकड़ी वाला कह रही हूँ, मतलब जो कोई भी तना है तो ऊपर का उसका जो छिलका आप कह सकते हो, तने के ऊपर जो छिलका होता है उसको हटाएंगे ना, तभी तो अंदर से अच्छा रेशा प्राप्त करेंगे। एक सेकेंड, तो इसको तब तक भिगो कर रखते हैं जब तक क्या हो जाए, मुलायम ना हो जाए। फिर इसको रोलर्स के माध्यम से निकालते हैं, और रोलर्स के माध्यम से निकालने की क्रिया को हम लोग पॉनेल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि पॉनेल प्रोसेस किस में किया जाता है, लिनन में किया जाता है। और कब किया जाता है, जब आपको लकड़ी के बर्तन के माध्यम से जो है रेटिंग की प्रक्रिया करते हैं तब। इसके बाद देखिए वुडन इस तरीके से करी जाती है, पहले गलाया जाएगा, फिर इसके बीच में देखिए दबा रही हैं, ये दबा करके इस तरीके से निकालेंगी तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा आपका, फिर ऐसा ऐसा इनका रेशा बन जाएगी, आप देख पा रहे हैं। सॉरी, ये देखिए आप, ये ये यहाँ से दबा करके निकाल के यहाँ देखिए लटका रही हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लेना। चलिए सबसे लास्ट है हमारी केमिकल रेटिंग। केमिकल का मतलब है क्या है कि इसमें क्या कहता है, कोई भी केमिकल पदार्थ डाल दिया जाएगा,
और फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे रेशे सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। फर्मेंटेशन प्रक्रिया का क्या मतलब है? वो जो आप पानी में रख करके उसको सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, वही आपका फर्मेंटेशन है। तो रासायनिक रेटिंग में यही होता है कि कुछ पानी में क्या किया जाएगा, थोड़ा सा पानी में, या आप कह सकते हो कोई घोल तैयार कर देंगे जिसमें कुछ केमिकल डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जल्दी जल्दी रेटिंग की प्रक्रिया हो जाए, आपके तने गल जाएं और आराम से आप उसको फटाफट अच्छा रेशा प्राप्त कर सको। फिर नेक्स्ट है आगे वाला प्रोसेस है। अब ये सब जब गला लेंगे, उसको गलाने के बाद क्या करेंगे, ब्रेकिंग एंड डॉटिंग। ब्रेकिंग मतलब क्या करेंगे, उसको तोड़कर और पीट कर अलग कर देंगे। मैंने क्या बताया, जो अंदर तना रहेगा उसके ऊपर का जो छिलके वाली परत है उसको तोड़ करके पीट करके अलग कर देते हैं। मतलब कि रेशे से लकड़ी वाले भाग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें मशीन के मध्य से निकाला जाता है। ये जो ब्रेकिंग और डॉटिंग की प्रक्रिया की जाती है, ये मशीन के द्वारा की जाती है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि जो अंदर का रेशा है उसके ऊपर की जो परत है वो हटा दी जाती है, मशीन के थ्रू हटा दी जाती है। इसके बाद है दूसरा आपका हैकलिंग एवं कॉम्बिंग। तो हैकलिंग और कॉम्बिंग में क्या किया जाता है, अब यहाँ से क्या किया, क्या बोलते हैं, जब पीट कर तोड़कर निकाल दिया गया तो अब रेशा अलग हो गया है। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, कंघियों के मतलब क्या, कॉम्बिंग करेंगे, साफ करने की प्रक्रिया। तो कंघियों के दांतों से खींचकर लंबे रेशे निकाल दिए जाते हैं, जिससे पोशाक व रुमाल आदि बनते हैं। कंघी में क्या होता है, कोई कोई लोहे की कंघियाँ होती हैं, कोई कोई लकड़ी की कंघियाँ होती हैं, तो उनसे उनको कंघी किया जाता है, और जिससे रेशे एक समानांतर हो जाते हैं, और लंबे रेशे को निकाल करके वो अच्छे अच्छे पोशाक, अच्छे अच्छे कपड़े, रुमाल, ये सब बनाने के लिए उनको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, कताई करी जाती है, और जब लिनन की कताई करी जाती है उसको सन मतलब यहाँ पर लिनन ही है, उसको गीली अवस्था में ही काट लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप काट लेंगे मतलब कताई हो जाएगी तो धागा बन जाएगा बहुत अच्छा। धागे के बाद क्या करेंगे, हम बुनाई करेंगे। बुनाई करेंगे किस चीज़ की, कपड़े की, वस्त्रों की, जो भी आप बनाना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, कपड़ा बुन जाने के बाद ब्लीचिंग करेंगे, और सस्ते वस्त्रों में कलफ भी लगा दिया जाता है। क्यों कलफ लगा दिया जाता है, ताकि कपड़ा देखने में काफ़ी अच्छा हो जाए और थोड़ा सा लस्टर उसमें उत्पन्न किया जा सके, जिससे वो बढ़िया दिखने में लग सके। ठीक है, इसके बाद एक नोट और है आपके लिए कि मेजपोश, रुमाल, तौलिया, तकिए के गिलाफ आदि अलंकरण वाले वस्त्र लिनन के रेशे से बनाकर उपयोग में लाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर जाटव लिखा गया, यहाँ पर जाते होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं आपकी। अच्छा, ये हमारा लिनन का यहाँ पे समाप्त होता है। अब लिनन से रिलेटेड कुछ हमारे वस्त्र हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन है लिनन से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करेंगे कि उत्तम कोटि के लिनन के रेशों की प्राप्ति होती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जिसमें नीले फूल होते हैं उनसे हम लोग ज़्यादा अच्छा रेशा प्राप्त करते हैं, सफ़ेद फूल वाले जो होते हैं उनसे निम्न कोटि का रेशा प्राप्त होता है। इसके बाद है सर्वोत्तम किस्म के लिनन का उत्पादन होता है। अभी हमने पढ़ा आयरलैंड में, ठीक, कहाँ पे, आयरलैंड में, और मिस्र को तो इसकी लैंड ऑफ लिनन माना जाता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, लैंड ऑफ लिनन कहा जाता है किसको, मिस्र को कहा जाता है। आयरलैंड में सबसे अच्छा रेशा प्राप्त होता है। अच्छा, इसके बाद है विश्व में लिनन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है, रशिया में। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट है लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कपास के बीज से, सन के तने से, अनानास की पत्तियों से, या फ्लैक्स के तने से। तो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये क्या होगा भाई, ब्लैक आ गया, चलो तो यहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लिनन की सफाई और धुलाई करना सरल होता है, क्योंकि भीगने के पश्चात इसकी मजबूती 20% तक क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो आप इसको खूब आराम से धो सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनन के रेशे का रंग होता है, हम लोगों ने भी पढ़ा था, हल्का पीला या फिर गहरा पीला। तो डी के साथ चले जाएंगे। कंघी करने से क्या होता है, रेशे झुलस कर सीधे एवं समानांतर हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे हम कंघी से अपने बालों को सुलझाते हैं वैसे ही हमारे इनको भी सुलझाया जाता है। तो अब आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे, आगे हम लोग कल करेंगे कॉटन के बारे में इसी तरीके से। आप लोग बताना वीडियो कैसी लग रही है। वैसे तो आप लोगों ने बताया है कि अच्छी लग रही है, इसलिए मैं कंटिन्यू रख रही हूँ इस क्लास को, क्योंकि देखिए पूरे पीपीटी बनाने में, एक एक पॉइंट्स ढूंढने में, कलेक्ट करने में लगता है, थोड़ा सा तो मेहनत लगती है, बट ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने जीवन में मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, और आप लोगों को बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के साथ अपने काम में लगे रहना है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग सोइए कह रही हूँ, दिन में भी सोइए। मुझे आजकल बहुत नींद आती है ना, इसलिए मैं सबको सोने की सलाह देती रहती हूँ, मुझे लग रहा है। तो ठीक है, फिलहाल अब चलिए, बाय बाय। आप लोग अब कल से फिर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग कॉटन वाला करेंगे। सभी को गुड डे, सभी को ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।